नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत की खबर लेकर आपके बीच आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। मैं देखता हूँ तो देखते ही रह जाता हूँ। कंगना रनौत की बहुत सी तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं। मैं अश्लीलता पे जाना नहीं चाहता हूँ। मुझको इस बात पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि उनकी तस्वीरें बिकनी में रहती हैं। फिल्म एक्ट्रेस हैं, वैसे भी वो आधुनिक भारत की महिला हैं। वो रह सकती हैं बिकनी में। समुद्र तट पे क्या वो बुर्का पहन के घूमें? क्या करें वो कि साड़ी पहनकर घूमें? वो रहती हैं स्विमिंग पूल पर, समुद्र तट पर। अगर बिकनी में रहती हैं, अच्छा करती हैं वो, मेरे हिसाब से ठीक है। तो मैं उनका उस बात के लिए अपमान नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे कंगना विरोधी, भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी उनकी बिकनी की तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं क्या ये भारतीय संस्कृति है? मुझको लगता है हाँ, ये भारतीय संस्कृति है। भारत में बहुत सारे लोग समुद्र तट पर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो पहनते हैं कपड़े जो उस जगह के लायक पोशाक है उसको पहनते हैं। लोग कारखानों में काम करते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, ऐसे चमड़े के जूते पहनते हैं जिसमें भीतर लोहा लगे रहता है ताकि हथौड़ा गिरे तो भी कुछ खराब ना हो। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, अलग किस्म के गाउन पहनते हैं। पुजारी जो है वो मंदिर में अलग कपड़े पहनते हैं। तो कंगना रनौत अगर ऐसे कपड़े पहनती हैं तो मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझको वो बड़ी सुंदर लगती हैं और मैं भी ऐसे कपड़ों में उनकी तस्वीरें आती है तो दो पल देख लेता हूँ मैं। मुझको लगता है हर किसी को अपने बदन को ऐसा ही फिट रखना चाहिए। कम से कम फिटनेस लेवल की एक प्रेरणा मिल सकती है कंगना की बिकनी की तस्वीरों को देखकर। मुझको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इन दिनों कंगना को लेके बवाल एक दूसरा हो रहा है। वो बवाल ये हो रहा है किसान आंदोलन को लेके कंगना पहले भी बहुत तरह की अपमान की बातें कह चुकी है। किसान आंदोलन में जो बुजुर्ग महिलाएं, 70-80 साल की बूढ़ी महिलाएं जो वहाँ बैठी थीं किसान आंदोलन में, जिसमें 650-700 लोग मरे थे, इतना लंबा चला था आंदोलन, जिसकी वजह से मोदी सरकार को अपने 3 किसान कानून वापस लेने पड़े थे। मोदी के लिए कम शर्मिंदगी की बात नहीं थी अपने लाए हुए तीनों किसान कानूनों को वापस लेना बिना किसी शर्त के। ऐसे आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिलाओं को लेके कंगना रनौत ने कहा था कि ये 100 रुपये दे के इन औरतों को लाया गया है। 100 रुपये देकर इन औरतों को लाया गया। ये उस पंजाब के आंदोलनकारी किसान परिवार थे जहाँ पे कोई अनजान भी पहुँच जाए तो उसको भी मक्के की रोटी, उस पर मक्खन की डली डाल के, सरसों का साग और एक बड़ा ऐसा लस्सी वाला ग्लास भर के लस्सी दी जाती है, पंजाबी ग्लास भरकर। ऐसा पंजाब, उसकी महिलाएं 100 रुपये लेकर आंदोलन करने आएंगी। और मेरा तो ये कहना है कि अगर कोई इतनी गरीब महिला थी कि वो 100 रुपये लेकर आंदोलन करने के लिए आई थी तो उसमें क्या बुराई थी उस महिला के हिस्से में? कंगना रनौत भी तो पैसे लेकर बिकनी पहनती है ना। कंगना रनौत भी तो कहीं किसी से शादी करती है, कहीं किसी से बलात्कार करवाती है, किरदार रहते हैं ऐसे, पैसे लेके करती है ना अभिनय। तो क्या बुराई है उसमें? अगर वो महिलाएं मान लीजिए मजदूरी करने 100 रुपये मिल भी गए, अगर उनको कौन सा ब्लैक मनी उनको मिल गया है, दिन भर धरने पे बैठी हैं। इतनी घटिया बात कही थी कंगना रनौत ने। मैं बहुत हिमायती नहीं हूँ हिंसा का, लेकिन कंगना रनौत के जो साथ हुआ था बस याद भर दिला रहा हूँ। हिमाचल से सांसद बनने के बाद पहली बार जब वो पहुंची थी एक एयरपोर्ट पर, पंजाब का चंडीगढ़ का शायद एयरपोर्ट था वो, वहाँ पर एयरपोर्ट पर वो भीतर थी और CISF की एक महिला सिपाही ने एक थप्पड़ मारी थी कंगना रनौत को और कहा था किसान आंदोलन की महिलाओं को 100 रुपये लेकर आने वाली बोली थी। मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूँ,
और सीआईएसएफ की नौकरी आसान नहीं रहती है आज के वक्त में। एक महिला अगर सीआईएसएफ की नौकरी कर रही है तो मुश्किल से नौकरी मिलती है। उस नौकरी को दांव पे लगाकर उस महिला ने ये काम किया था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका गुस्सा था। किसान परिवार की रही होगी, उसकी माँ गई होगी उस आंदोलन में, मारा था थप्पड़ उसने कंगना रनौत को। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ये अभी अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसके बाद की बात है, रिजल्ट आने के बाद की बात है। कंगना रनौत ने अभी फिर किसान आंदोलन को लेकर उल जलूल गंदगी की बातें कही। कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, बलात्कार हो रहे थे, लोगों को मार मार के टांग दिया जा रहा था। मुझको नहीं मालूम कि किसान आंदोलन के नाम पर किसने किसको मारा और मारकर टांग दिया, मुझको बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं पहली बार सुन रहा हूं कंगना रनौत के बयान में। दूसरी बात, वहां पर बलात्कार हो रहे थे, ये बात भी मैं पहली बार सुन रहा हूं, मैंने नहीं सुना है। मैंने ये जरूर सुना था कि हरियाणा में जब बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, उस वक्त वहां आंदोलन हुआ था, शायद जाट आंदोलन था या कोई आंदोलन था। उस आंदोलन में सड़कों पर कारों को रोक रोक कर लोगों ने महिलाओं को उतारा था और खेतों में ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया था। बीजेपी की सरकार थी उस समय, इतना मुझको मालूम है। लेकिन किसान आंदोलन के लोगों ने बलात्कार किया ऐसा मैंने नहीं सुना है, वो एक अलग आंदोलन था। मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, वो एक अलग आंदोलन था। ठीक, कंगना रनौत आखिर चाहती क्या है? देश के किसानों का, किसान परिवारों का, उनकी बुजुर्ग महिलाओं का, और कितना अपमान करना ये चाहती है महिला। ये पैसा है इसके पास बहुत सारा, शोहरत भी है, नामी गिरामी है, खूबसूरत भी है, बदन भी सुंदर है इनका, फिट भी है। मैं फिटनेस के लिहाज से इनका बदन ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि अपने बदन पर मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे रोज़ मेहनत करता हूँ। तो मुझको आजकल किसी के भी, औरत मर्द के बदन अगर अच्छे हैं, कसरत किए हुए, गठे हुए बदन हैं, तो मेरी नज़र जाती है उस पर, मर्दों के बदन पर भी जाती है। तो कंगना रनौत के साथ ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या इससे उनको ऐसा कोई हक मिलता है कि किसानों को हत्यारा, बलात्कारी कहे, किसान परिवारों की बुजुर्ग महिला को कहे 100-100 रुपये लेकर ये आंदोलन में आती हैं? इसका अपमान रुकेगा कहाँ? कंगना रनौत की ये हिंसक अश्लील बकवास रुकेगी कहाँ? कृषि प्रधान देश कहा जाता है, ये कहा जाता है कि किसान मेहनत करते हैं तो देश खाता है। मैंने अपने बचपन में देखा हुआ है, हिंदुस्तान में जब गेहूं नहीं था खाने के लिए और अमेरिकी मदद से PL 480 एक योजना के तहत अमेरिकी सरकार ने भारत के लोगों के खाने के लिए एक गेहूं भेजा था। लाल रंग का गेहूं था, कत्थे जैसा, उसकी रोटी ऐसी लकड़ी जैसी कड़ी बनती थी, खाते नहीं बनता था लोगों से। मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, लेकिन राशन कार्ड लेकर नाना के घर पे 2 झोले लेकर राशन दुकान जाकर वो गेहूं लेके आता था PL 480 का। उससे हमारे घर में रोटी बनती थी और गेहूं नहीं मिलता था। देश वैसी जगह से उठकर अगर आज यहाँ तक आया है तो किसानों की बदौलत आया है। ये कंगना की पार्टी की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कई जगहों पे, यहाँ पे किसानों को धान का 3100 रुपया दाम दिया जा रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में किस लिए दिया जा रहा है? कि मेहनत है किसानों की, इसलिए दिया जा रहा है। और ये औरत जो है ये गालियां बकती है, गंदी गालियां बकती है, उनको हत्यारा बता रही है, उनको बलात्कारी बता रही है। कब तक कोई बर्दाश्त करे इनको? लेकिन कांग्रेस के बोलने की नौबत नहीं आई। कंगना का बयान आया और भाजपा ने तुरंत कहा कि ये बयान पार्टी का नहीं है, ये सोच पार्टी की नहीं है, पार्टी की तरह से कंगना को कोई अधिकार नहीं दिया गया है ऐसे बयान देने का, और कंगना को हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस तरह के कोई बयान न दे। पार्टी ने अपने आप को अलग कर लिया है। आज कंगना रनौत भारतीय लोकतंत्र में बीचों बीच अकेले खड़ी है, रेगिस्तान के बीच में, कोई नहीं है उसके साथ।
खुद उसकी पार्टी बीजेपी के लोग नहीं है, बाकी तो कांग्रेस के लोग, दूसरे लोग, किसान संगठन जो हैं, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ जुर्म दर्ज होना चाहिए, जुर्म दर्ज होना चाहिए कंगना के खिलाफ। इसने किसानों के बारे में ऐसे अपमान की बातें कही है, देश में नफरत फैलाने की कोशिश की है, झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन मैं कंगना की बात पे आज की बात खत्म नहीं करूंगा। एक इंसान के ऊपर मैं कितना समय अपना बर्बाद करूं। इस औरत ने बहुत सारा वक्त देश का बर्बाद किया है बकवास से, अखबारों की जगह को बर्बाद किया है, टेलीविज़न के एयर टाइम को बर्बाद किया है। मैं उसके ऊपर अपना पूरा का पूरा आज का एपिसोड बर्बाद करना नहीं चाहता। लेकिन ये अकेली नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। एक बीजेपी के कोई विधायक हैं, आंध्र तेलंगाना के, हैदराबाद में दिखते हैं वो अक्सर, स्टेज पे चढ़कर वो भाषण देते हैं और उन्होंने वहाँ पे स्टेज के भाषण में चारों तरफ दसियों हजार लोग दिख रहे थे, मैंने वीडियो कई देखे हैं। वहाँ से मुसलमानों को माँ बहन की गालियाँ माइक पर बक रहे थे। मैं समझ भी नहीं पाता हूँ, सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है, वो दावा कर रहा था कि उसका बेटा, विधायक का बेटा वहाँ खड़ा हुआ है साथ में, और कह रहा था कि मेरे बाद ये हिंदुत्व की रक्षा करेगा। ऐसा व्यक्ति माँ बहन की गालियां बक रहा है, वहाँ पे माइक में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जनता एकदम मुग्ध है उसके माँ बहन की गालियों पर। मुझको लगता है कि हम में से हर कोई अपनी माँ के ही पैदा किए हुए हैं अभी, और कोई ज़्यादा तो दूसरी टेक्नोलॉजी यहाँ विकसित नहीं हुई है कि हम प्रयोगशाला से निकल आएँ। तमाम लोग माँ के पैदा किए हुए हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों। कितनी बकवास, कितनी हिंसक, सांप्रदायिक, नफरती बकवास को बर्दाश्त किया जाए। मैं तो हैरान होता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है बार बार कि जो नफरत के बयान दे रहे हैं, हेट स्पीच जो दे रहे हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज हो। मुझको नहीं मालूम किसी ने चीफ जस्टिस को हैदराबाद के इस बीजेपी एमएलए की स्पीच भेजी है कि नहीं। बहुत भयानक स्पीच है, अगर आपको सुनेंगे आपको भरोसा नहीं होगा कि माइक के ऊपर कोई व्यक्ति दूसरे समाज के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को कैसे माँ बहन की गालियां बक सकता है। मैं तो शर्म से डूब जाऊं अगर मैं उसकी पार्टी का रहूं तो। मुझको नहीं मालूम पार्टी ने उसके ऊपर क्या किया है, कार्रवाई की है कि नहीं की है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बयान हैं, बहुत सारे। आपको ध्यान होगा ये गांधी परिवार जिसको कहते हैं, इंदिरा गांधी का परिवार, उसका एक लड़का, क्या नाम है उसका, मेनका गांधी का बेटा, वरुण गांधी। वरुण गांधी ने बयान दिया था, मुसलमानों के संदर्भ में हाथ काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ कहा था। बहुत सारे लोग इस तरह के बयान देते हैं, और ऐसे बयान देना केवल बीजेपी की मोनोपोली नहीं है। बहुत सारी पार्टियों के लोग अलग अलग वक्त पर बयान देते हैं। मुझसे छत्तीसगढ़ में कुछ एक मुख्यमंत्रियों से मेरा परिचय रहा। उन्होंने कहा कि सुनील जी क्या करना चाहिए राज्य में, आप कुछ बात सुझाइए। तो जोगी जी के हिस्से तो 3 साल ही आए थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना था, कुल 3 साल के मुख्यमंत्री थे। कई तरह के उनको कानूनी काम करने थे। उन्होंने सीएसीबी को तोड़कर अलग किया था, बिजली मंडल, कई तरह के अवैध काम, गैरकानूनी काम भी, हत्या वत्या का काम भी उनके वक्त हुआ था। कई तरह के काम उनके जिम्मे थे, तो वो नहीं कर पाए थे इस काम को। लेकिन बाद में डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे 15 साल। उनसे भी बातचीत होती थी अनौपचारिक चर्चा में। तो मैं कोई राजनीतिक सलाह तो दे नहीं सकता था किसी को। मैंने कहा था उनको कि आपको एक काम करना चाहिए, एक कॉलेज ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, नेतृत्व विकास का कॉलेज आपको यहाँ शुरू करना चाहिए। और आप अगर चाहें तो कुशाभाऊ ठाकरे जैसे पत्रकारिता का विश्वविद्यालय यहाँ खोला हुआ है, जिससे कोई पत्रकार तो निकलते नहीं है, कुछ 300, 400, 500 ऐसे कोई छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं। कोई वहाँ से निकले हुए पत्रकार ऐसे दिखते नहीं हैं मुझको। 58 एकड़ ज़मीन है यूनिवर्सिटी के पास में, ऐसे ही चल रहा है वो। उससे ज़्यादा अच्छा रहता कि रविशंकर यूनिवर्सिटी जो दूसरी यूनिवर्सिटी है, उसमें पत्रकारिता के एक विभाग खोल दिया जाता,
तो इस अलग यूनिवर्सिटी के मुकाबले बेहतर रहता वो। लेकिन खैर, मुझको उस विश्वविद्यालय से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैंने कहा था कि ऐसे किसी विश्वविद्यालय में ही आप पत्रकारिता व नेतृत्व विकास ऐसा कुछ जोड़ दीजिए। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पे है वो, भाजपा के बड़े नेता थे, उनका पत्रकारिता से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन लीडरशिप डेवलपमेंट में उनका नाम ज़्यादा जायज़ रहेगा। तो चाहें तो उसी विश्वविद्यालय को जोड़ दें, उसका दायरा बढ़ा दें उसका। मेरे दिमाग में ये था, मैंने बड़े डिटेल में 2-3 पन्ने का एक नोट बनाकर भी दिया था, रमन सिंह जी को दिया था, उनके करीबी लोगों को दिया था, भूपेश बघेल के भी एक हाथ किसी सलाहकार को शायद मैंने दिया होगा। भूपेश बघेल जी से मेरी रूबरू बात उतनी नहीं हुई कभी, लेकिन उनके किसी एक हाथ सलाहकार को, वही जो रमन सिंह जी को 2-3 बार दे चुका था, वही मैंने भूपेश बघेल सरकार में भी किसी को दिया था। उसमें मेरा ये मानना था कि पार्षद का चुनाव लेकर पार्षद का कामकाज, पंच का कामकाज, विधायक का चुनाव, विधायक का कामकाज, सांसद का कामकाज, सांसद का चुनाव, चुनाव आयोग, देश का संविधान, लोकतंत्र के कितने मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, भारत का नियम कानून क्या कहता है, इस पे बाकायदा 3 साल का कोर्स चलाया जाए। 3 साल का कोर्स चलाया जाए कि कैसे किसी सहकारी संस्था की लीडरशिप कैसे होती है, मंडी का चुनाव कैसे होता है, जिला पंचायत का चुनाव कैसे लड़ा जाता है, इन संस्थाओं को चलाया कैसे जाता है, एक गंभीर कोर्स चलाया जाए ऐसा। ये जेएनयू अलग है, जेएनयू में तो 100 तरह के चलते हैं कोर्स, ये अलग कोर्स है, लीडरशिप डेवलपमेंट का, नेतृत्व विकास का कोर्स। मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी था कि पार्टियों को अपने संगठन के पदाधिकारी जब बनाते हैं, उनको पार्टियों की नीतियां नहीं मालूम रहती। मैंने कांग्रेस के मजदूर संगठन में छत्तीसगढ़ के एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो 50 लाख की गाड़ी से नीचे चला नहीं कभी, जिसने कभी मजदूरों का चेहरा नहीं देखा, उसको मजदूर संगठन का प्रदेश का अध्यक्ष बना के रखा था कांग्रेस ने, और मुझको तरस आती थी। मुझको लगता था ये कांग्रेस पार्टी जो डूब रही है पूरे देश में, उसके पीछे उसकी खासी मेहनत है। ऐसे लोगों को किसी गुटबाजी के तहत वो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। मैं अभी भाजपा के बारे में नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन मेरा ये मानना है कि देश के हर प्रदेश में या राजनीतिक दलों को अपने आंतरिक कामकाज के लिए ऐसे कॉलेज खोलना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये हो लीडरशिप डेवलपमेंट के 2-4 विश्वविद्यालय खुलें, एक दक्षिण में खुल जाए जो वहाँ हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी राज्यों में खुल जाए, नॉर्थ ईस्ट में खुल जाए, लीडरशिप डेवलपमेंट के विश्वविद्यालय खुल जाएं, जहाँ पे लोगों को बताया जाए कि वोटर लिस्ट क्या होती है, चुनाव कैसा होता है, प्रचार कैसे करना चाहिए, प्रेस नोट कैसे बनाना चाहिए, आंदोलन कैसे किए जाते हैं, आंदोलन के मुद्दे क्या होते हैं, नारे कैसे लिखे जाते हैं, जुलूस कैसे निकाला जाता है, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, पार्टी की सदस्यता कैसे की जाती है, बयान कैसे दिए जाते हैं, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको किस स्तर के बयान देना चाहिए, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, पार्टी प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से बात करें, लोग अपनी प्रोफाइल कैसे तैयार करें कि वो पार्षद की टिकट, पंच सरपंच की टिकट मांग सकें पार्टी से, विधायक की टिकट मांग सकें, सांसद की टिकट मांग सकें, राज्यसभा की कोशिश कर सकें, अपने प्रोफाइल को कैसे ठीक रखें, अपराधों से कैसे बचें, विवादों से कैसे बचें। आप सोच के देखिएगा, ये 3 साल का भरपूर कोर्स हो सकता है। जो इलाका, जो प्रदेश इस कोर्स को पहले चालू करेगा, वहाँ पर दूसरे प्रदेशों से लोग भी आएंगे इस कोर्स को करने के लिए। और मेरा तो ये मानना है कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को कहना चाहिए कि आप इस कोर्स को अटेंड करो, और जब आप आगे कोई टिकट मांगो, कैंडिडेट बनना चाहो, पार्टी संगठन में पद मांगो, उस वक्त आप इस कोर्स की डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी रहे उसको आप लगाना। ये आज जो बीएससी, बीकॉम, बीए जैसे दर्जनों कोर्स चल रहे हैं जिससे आपको कुछ नहीं मिलता, उसके बजाय
चूंकि राजनीति में दसियों करोड़ नौजवान यहाँ के हैं, दसियों करोड़ नौजवान और अधेड़ लोग राजनीति में हैं, इसलिए मेरा मानना है कि एक लीडरशिप डेवलपमेंट का, संगठन को चलाने का एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी ऐसा होना चाहिए। आप सोचिए ना कि सहकारी चुनाव होते हैं, मैं अपने प्रदेश में देखता हूँ सहकारी चुनाव के नाम पे फर्जीवाड़ा पूरी जिंदगी से देख रहा हूँ मैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से केवल फर्जीवाड़ा चलते रहता है, केवल कानूनी गड्ढे छेद निकाल के लोग बने रहते हैं, काबिज रहते हैं लोगों के, बाद उनकी आल औलाद काबिज हो गई है वहाँ पे। कोऑपरेटिव से इतना प्रेम है, सहकारिता से, और किसी को मौका नहीं देते। जो पुराने नेता थे यहाँ के, पुराने घाघ थे छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन के, उन्हीं की आल औलाद काबिज हैं अभी उनके ऊपर। उनकी कुटीर उद्योग हो गया है, घरेलू उद्योग हो गया, मसाला कूटने की मशीन जैसा वो कोऑपरेटिव सेक्टर को कूट रहे हैं। तो क्यों यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर में चुनाव लड़ने की तरीके, तरकीबें, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में क्यों ना पढ़ाया जाए? मंडी के चुनाव होते हैं बहुत बड़े बड़े, क्यों ना पढ़ाया जाए? अगर ऐसा कोई कोर्स चलते रहता और अगर भाजपा, कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने सांसदों, विधायकों को कहती कि आपके लिए 1 महीने का एक कैप्सूल कोर्स हमने रखवाया है, जाके यूनिवर्सिटी में अटेंड करो, तो पता लगता कि भाजपा के 150, 200, 250 सांसद, विधायक अलग अलग किस्तों में आकर इस कोर्स को अटेंड करते। उनको देश का संविधान बताया जाता, देश के मूल्य बताए जाते क्या हैं, इंसानियत बताई जाती क्या है। केवल भाजपा के नहीं, कांग्रेस के भी, दूसरी पार्टियों के भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामले बताए जाते, देश का, लोकतंत्र का, स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन बताया जाता, पार्टी के भीतर किस नेता को क्या कहने के अधिकार रहते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जाती है, ये बताया जाता। 100 तरह की चीज़ें लीडरशिप डेवलपमेंट को लेकर, इस सिलेबस को लेकर मैंने 2-3 पन्नों का नोट बनाकर दिया हुआ था, और मुझको कुछ बुरा भी नहीं लगता है। तो बिन मांगी सलाह थी, मुझसे किसी ने कहा नहीं था आप हमको सुझाव। मुझको लगा कि चूंकि हमारे दसियों करोड़ लोग जो हैं राजनीति में सक्रिय हैं, क्या बुरा है अगर हम उनकी क्वालिटी सुधार दें। मैं तो स्किल डेवलपमेंट की बात बार बार करता हूं कि हुनर को बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। अगर कोई एसी सुधार रहे हैं तो एसी मैकेनिक को वो काम ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। कोई पेंटर पेंट कर रहा है तो उसको रंग बनाना, पेंट करना, ये ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। हर किसी को अपना काम बेहतर करना चाहिए। तो ऐसे ही अगर राजनीति के लोग, उसमें से कुछ हजार लोग हर साल अगर बेहतर हो सकेंगे तो हो सकता है कि देश की राजनीति और लोकतंत्र बेहतर हो जाए। तो मैंने ऐसे कोर्स की सलाह दी थी अलग अलग सरकारों को। हुआ कुछ नहीं, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं है मेहनत में। शायद लोग ये नहीं चाहते कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, पदाधिकारियों को या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को किसी कोर्स में भेजें। लोग विदेश का दौरा करने भेजते हैं, दूसरे प्रदेशों का दौरा करने भेजते हैं, टूरिज़्म और तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ये तो मेहनत की पढ़ाई है, क्लासरूम की पढ़ाई है। अच्छा नहीं लगेगा नेताओं को ऐसा, लेकिन मेरा मानना है कि ये महत्वपूर्ण है। अगर भारत की राजनीति को ऊपर ले जाना है, लोकतंत्र को बेहतर करना है, तो जो लोकतंत्र की अर्थी को जो लोग ढो रहे हैं, उन्हीं की ताकत को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको, वरना ये ढो नहीं पा रहे हैं। ये कंगना रनौत जैसे हो जा रहे हैं, ये वरुण गांधी जैसे हो जा रहे हैं। अगर ऐसा कोर्स किया होता बृजभूषण शरण सिंह, क्या नाम है उसका, बृजभूषण शरण सिंह ही तो नाम है, अगर उसने ऐसा कोर्स किया होता तो शायद उसमें ये पढ़ाया गया होता कि विवाद से कैसे बचा जाए, महिलाओं से कैसे बर्ताव किया जाए, कानून से कैसे बचा जाए, कोई कानून तोड़ने वाला काम न करें, ऐसी कई चीज़ें पढ़ाई गई होती, बच जाता वो आदमी। अभी तक हो सकता है कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बने रहता, अभी भी शायद उसका बेटा है या कुछ ऐसा है, सांसद भी शायद उसकी जगह उसका बेटा है, कुछ है। बीजेपी ने उसको, बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दी थी, बेटे को दी थी। बाप जो है
बड़ी सी कोई 50 लाख 1-2 करोड़ की गाड़ी की छत पे बैठ के चुनाव प्रचार कर रहा था। इलाका उन्हीं के कब्जे में है, परिवार के। तो मेरा ये कहना है कि किसी ने कंगना रनौत को पढ़ाने की कोशिश नहीं की, सिखाने की कोशिश नहीं की। ऐसे बहुत सारे और लोग हैं। ममता बनर्जी है, हो सकता है उनको, उनके भतीजे को कुछ सिखाने की नौबत मिलती। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को कि रोज 90 बलात्कार हो रहे हैं देश में, और जब से कलकत्ता की वो चिकित्सा छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, अगले 9 दिन में देश में 900 बलात्कार हो गए हैं। सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा जवाब लिखा है ममता बनर्जी को। लिखा है कि आपके राज्य में पॉक्सो के 48,600 मामले पेंडिंग है। पॉक्सो के, बच्चों के यौन शोषण के 48,600 मामले आपके राज्य में पेंडिंग है। 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट आपको बनाने थे पॉक्सो मामलों के लिए, आपने एक भी नहीं बनाया है। अगर आप बना लेती तो ये सुनवाई हो जाती, बहुत सारे यौन शोषक जो हैं जेल में रहते। बहुत अच्छा किया। मेरा ये मानना है कि मेरा जो ये विश्वविद्यालय या कॉलेज है जो रहेगा, कोई ना कोई तो बनाएगा, मैं कोशिश करते रहूँगा। अगर ऐसा बना रहता और अगर ममता बनर्जी उसमें डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कुछ भी पाई रहती, तो उनको लीडरशिप में ये सिखाया जाता कि जब दूसरे के मुंह पे आप थूक रहे हो तो ये देख लो आपका मुंह जो है वो कहाँ पर है। मोदी सरकार के मुंह पे थूकने की कोशिश की ममता बनर्जी और उनके भतीजे ने, और गिनाया कि देश में 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा बहुत अच्छी बात है, अलग अलग राज्य हैं, आप याद दिला रही हैं हमको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा ये देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पॉक्सो के कितने मामले पेंडिंग है। 48,600, आंकड़ा शायद यही है। 48,600 मामले पॉक्सो के पेंडिंग हैं। 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने थे, नहीं बने। ये महिला मुख्यमंत्री है। मेरे हिसाब से अगर मेरे कॉलेज में पढ़ी रहती ममता और उनका भतीजा, तो ये बकवास की चिट्ठी लिखने के पहले अपने घर को पहले संभाल लेती। मेरे घर में लाउड स्पीकर पे 100 डेसिबल का शोर निकल रहा है और मैं पड़ोस में 20 डेसिबल का कोई बज रहा है स्पीकर, तो जाके पड़ोसियों को शिकायत करूं कि तुम्हारे घर से आवाज़ बहुत आ रही है। ममता को थोड़ा सा आईना देख लेना था। मेरा जो कोर्स है वो ममता जैसे लोगों को ये आईना देखना भी सिखाएगा। मेरा जो कोर्स है वो ये भी सिखाएगा कि जब विधायक या सांसद मंत्री बनते हैं तो अफसरों के साथ उनको काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि अफसर तो पुराने रहते हैं, वो तो सीखे हुए रहते हैं। कई सांसद, कई विधायक तो पहली बार में ही मंत्री, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। राजस्थान में तो पहली बार के विधायक जो हैं सीधे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनका प्रशासन का अनुभव नहीं रहता, तो मेरा कोर्स उन लोगों को ये सिखा सकता था। फिलहाल मैं कंगना के बयान से इस बात को शुरू करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उसके बयान पे लौट के इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। कंगना का बयान बहुत ही हिंसक, अश्लील, अलोकतांत्रिक, झूठा, अपमानजनक और बताऊँ मैं आपको देशद्रोही बयान है ये। जब किसान जैसे बड़े तबके को आप इस कदर झूठ से अपमानित करते हैं तो ये देशद्रोह है। मैं नहीं जानता, मैं वकील नहीं हूँ, उस संविधान में फिट बैठता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनता है कि नहीं मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझको लग रहा है जिन किसानों ने कितना साल भर कितना चला था आंदोलन सरहद पर, दिल्ली राज्य की सरहद पर, एक हिंसा नहीं की थी उन लोगों ने, एक हिंसा नहीं की थी कोई उन्होंने। अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे एक किसी मवाली को आप पकड़ लो, उसके लिए 200 लोग हिंसा करने के लिए आ जाते हैं। एक हिंसा नहीं की थी किसानों ने, एक बलात्कार नहीं किया था। किससे बलात्कार करेंगे? परिवार बैठा था उनका, घर की बुजुर्ग महिलाएं वहीं पे रोटी बेल रही थी, वहीं पे तंदूर लगे थे, वहीं रोटी बना के वहीं खिला रही थी आंदोलनकारियों को। 600, 700, 750 किसान मर गए थे आंदोलन के दौरान। आज तुम उनको हत्यारा, बलात्कारी और मार के लाश को टांग देना कह रही हो।
मेरे हिसाब से ये देशद्रोह है। आपके हिसाब से है कि नहीं मुझको नहीं मालूम। तो मेरा ये मानना है, भाजपा आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कहना है वो दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी है। मेरा कहना है भाजपा ही शुरू कर दे ऐसे कॉलेज, भाजपा ही देश के 4 इलाकों में ऐसे विश्वविद्यालय खोल दे, अपने नेताओं के नाम पे खोल दे, कोई अटल जी के नाम पे खोल दे, कोई दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे खोल दे, मुझको उससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन करे ऐसा। दूसरी पार्टियों के लोग न बने लोकतांत्रिक, न सीखें। भाजपा अपने लोगों को संविधान पढ़ा दे, चुनाव पढ़ा दे, लीडरशिप की संभावनाओं को पढ़ा दे, करना चाहिए। और विश्वविद्यालय अगर सरकारी पैसे पे बनेंगे तो सभी के लिए खुले रहेंगे। आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि आपको आज जिस तरह के नेता हासिल है, ये कंगना जैसे, ये हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट है, उसको कंगना जैसी सांसद हासिल है, जिसको कंगना को उसी की पार्टी को कहना पड़ रहा है मुंह मत खोलना, ये तुमको बोलने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारा एजेंडा नहीं है, तुमने गलत कहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हमारी पार्टी का तुम्हारे बयान से कुछ लेना देना नहीं है। मुझको लगता है कि मैं अगर कंगना की जगह रहता तो एक आध गुफा वगैरह ढूंढ के उसमें मैं 150 दिन की तपस्या पे चले जाता, क्या कहते हैं उसको, प्रायश्चित के लिए चले जाता, आत्ममंथन आत्मविश्लेषण करता कि मेरे भीतर ये हिंसा आई कहाँ से है, ये नफरत मेरे भीतर आई कहाँ से है। कंगना को सच में करना चाहिए। गलतियां सब लोगों से होती है, इसीलिए हर धर्म में प्रायश्चित का एक प्रावधान किया गया है पापियों को बचाने के लिए। तो कंगना को भी प्रायश्चित करना चाहिए। उसको हो सकता है हिमाचल में किसी किसान परिवार के साथ रह के, हो सकता है वो 1 साल उनके बर्तन धोए, उनके जानवरों की सफाई करे, चारा दे उनको, शायद साल भर में, मेरे ख्याल से 1 साल अगर ऐसा करेंगी तो ये पाप उनका शायद कम हो सकता है। फिर भी मुझको कुछ गरुड़ पुराण या कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि कितने बड़े पाप के लिए क्या करना पड़ता है, वो खुद भी देख सकती हैं। मैं हक्का बक्का हूँ कि न सिर्फ कंगना बल्कि कोई मामूली से पढ़े लिखे इंसान के मुंह से भी इतनी घटिया बातें कैसे निकल सकती हैं। मैं हक्का बक्का हूँ इसको लेकर। और मैं कहना चाहता हूँ फिर कि छत्तीसगढ़ में अभी भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार है, वो चाहें तो वो इस पे पहल कर सकते हैं। देश में पहला लीडरशिप डेवलपमेंट नेतृत्व विकास विश्वविद्यालय शुरू कर सकते हैं। पूरे देश के लोकतंत्र का भला होगा उससे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कर ही सकते हैं। मेरी बात मुलाकात न सीएम से है न पीएम से है, मैं तो आपके बीच इस बात को रख रहा हूँ। आपको जहाँ जिसके बीच अगर ठीक लगती है तो इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा। अगर मेरा ये एडिटोरियल आपको ठीक लगता है कि मैं किसी तर्क की, न्याय की बात कर रहा हूँ, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कोई फीस नहीं है। और हाँ, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, ये बातें आपको कैसी लगी, ये मुद्दा आपको कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है लीडरशिप डेवलपमेंट के कोर्स की, ग्रेजुएट होने पोस्ट ग्रेजुएट तक का मुझको सूझता है कोर्स। कोई अगर मुझको बनाए इसमें सलाहकार तो मैं बिना पैसे भी शायद काम कर सकता हूँ। चलते चलते एक बात और, बीड़ी सिगरेट गुटखा तमाकू, अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। जितना आपको इन चीज़ों का नशा अच्छा लगता है उतना ही कैंसर आपके जैसे नशेड़ी को पसंद करता है। आएगा कैंसर तो याद रखिएगा, गाल काट दिए जाते हैं, जबड़ा निकाल दिया जाता है, पैर की हड्डी निकाल कर एक नकली जबड़ा जैसा बनाया जाता है, वो भी तब जब आपके पास 20-25 लाख रुपये हों सर्जरी के लिए। उसके बाद गले में उतरता है कैंसर, फेफड़े में फैल जाता है, बहुत बुरी मौत मरते हैं लोग, पूरा परिवार टूट जाता है, ज़मीन जायदाद बिक जाता है। मत कीजिए ऐसा। ये नशा आपको जितना पसंद है उसकी जगह अपने परिवार को उतना पसंद कीजिए। आपके परिवार के लोग आपको चाहते हैं।
उनमें से 4 लोगों के कंधे पे ऐसा बोझ डाल के मत जाइए। फिर मिलेंगे।